Hey guys, hope you all doing fine. Welcome back to our channel. So I'm back today with the question practice session of structure of an atom. हमने इस चैप्टर को डिटेल में कर लिया है. आज हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके थ्रू क्वेश्चंस इसको चैप्टर को एंड करेंगे. तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं. एक बात और, अगर आपको मेरे माइंड मैप्स चाहिए जो कि आप कमेंट सेक्शन में आप में से कुछ लोग बोल रहे थे, तो वो टेलीग्राम चैनल पे हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. कमेंट सेक्शन में भी मैं जनरली पिन कर देती हूँ, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. तो उसमें सारे माइंड मैप्स पड़े हैं और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो PDF है ये भी वहीं पर आ जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे. और मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की ऑलरेडी डाल दी है. तो जिन लोगों ने इस PDF को सॉल्व किया है वो मुझे मैच करके बताएं कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए एंड राइट योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. So let's start it. Now, the first question is the ratio of the energy difference between the first and second Bohr orbit of hydrogen to that of second and third orbit. तो ये किसके किसके बीच में पूछ रहा है? फर्स्ट और सेकंड के बीच में और सेकंड और थर्ड के बीच में हमें एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है. हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज -13.6 इंटू Z² तो ठीक है, हम एनर्जी डिफरेंस निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. Z तो देखो 1 हो जाएगा, तो हमें डायरेक्टली क्या लिखने की ज़रूरत है? 1/n² लिखने की ज़रूरत है. देखो -13.6 इज कांस्टेंट, Z हमारा कांस्टेंट है, 1 रहेगा, तो हम खाली n² लिखते हैं. क्या दिया है? सबसे पहला हमारा फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? नीचे आएगा 4 का LCM, तो 4 - 1 3 आ जाएगा ऊपर. ठीक है, सेकंड माइनस थर्ड में देख लेते हैं. तो सेकंड माइनस थर्ड में कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. तो ये आएगा हमारा LCM 36 और 9 - 4 आ जाएगा 5. अब हमें रेशियो बताना है दोनों का, तो 3/4 इंटू 36/5 कर लेते हैं. तो कितना आ जाएगा? 4 9 ज़ 36, 9 3 ज़ 27/5. So answer will be D. This was the method of solving this question. एक एक क्वेश्चन पेशेंस के साथ अच्छे से सॉल्व करना. इस PDF में से आपके मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड करें जिस क्वेश्चंस में आप अटकते हो. इजी क्वेश्चंस सब कर लेते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चंस में अटकते हो, लैंग्वेज ट्रिकी हो जाती है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि इस क्वेश्चन में द लैंग्वेज वॉज ट्रिकी. कुछ लोग जो है इसको 5/27 कर देंगे, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो ऊपर रखना था और सेकंड और थर्ड का नीचे रखना था, पर वो उल्टा कर देंगे इसका. ठीक है, द सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एडजस्टेंट एनर्जी लेवल्स इन H आटम. हमें एनर्जी डिफरेंस का ऑर्डर बताना है. तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो, ये एनर्जी ऑर्डर तो आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही डायरेक्ट है, और इसका रीज़न भी मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन करा है कि ये एनर्जी ऑर्डर आया कहाँ से. तो इसका आंसर डायरेक्ट है, मैंने लिखवाया भी था आपको कि E2 - E1 का एनर्जी ऑर्डर जो है सेकेंड और फर्स्ट का जो एनर्जी का डिफरेंस है सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट का, वो थर्ड और सेकेंड से ज़्यादा होगा, थर्ड और सेकेंड वाले का फोर्थ और थर्ड वाले से ज़्यादा होगा. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे द एनर्जी ऑर्डर विल कीप डिक्रीजिंग. तो आंसर विल बी फर्स्ट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. नॉट को सर्कल कर लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बोर मॉडल. बोर मॉडल के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? ये ऑफ गलती से आ गया, टाइपिंग मिस्टेक. बोर थ्योरी कुड नॉट अकाउंट फॉर द फाइन लाइन्स इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम. अभी हमसे नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉट करेक्ट बताना है हमें. तो बोर थ्योरी कुड नॉट अकाउंट फॉर द फाइन लाइन्स इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम. नहीं भाई, बोर थ्योरी, हाँ ये बात सही है आपका स्टेटमेंट, यस. बोर थ्योरी ने हमारे फाइन लाइंस के बारे में नहीं बताया था. बोर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल थी? यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए एप्लीकेबल थी. उसने सबसे पहले हमें क्या बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर घूमता है? ऑर्बिट्स में घूमता है, और जो एनर्जी कैसी है? क्वांटाइज्ड है. ये स्टेटमेंट था हमारे बोर का. तो ये वाला तो हमारा आंसर नहीं होगा. फिर Bohr theory was unable to account for the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें नॉट करेक्ट वाला बताना है. क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से पढ़ना. हमें नॉट करेक्ट वाला बताना है. Bohr theory कैन नॉट एक्सप्लेन, was unable to account for the splitting of the spectral lines. Yes, वो जीमन इफेक्ट और स्टार्क्स इफेक्ट के बारे में Bohr theory हमें नहीं बताती थी. तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. फिर Bohr theory failed for helium. Yes, क्या बोला अभी मैंने कि Bohr theory is only applicable for uni electronic
इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और यहाँ पर क्या है, डबल इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, तो इट फेल्ड फॉर हीलियम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट डिड नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी लेवल. क्या ये स्टेटमेंट सही है हमारा? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही तो बताना था, तो दिस इज योर आंसर. Why this is your answer? Because we had to tell the wrong statement. और wrong statement क्या है हमारा? यही तो हो गया. It did not give the energy, it did not give the information about energy level. बोर थ्योरी ने तो हमें एनर्जी लेवल के बारे में बताया था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. सो दिस इज योर आंसर. कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ध्यान से करना. लैंग्वेज वॉज कंफ्यूजिंग, क्वेश्चन वॉज नॉट कंफ्यूजिंग, द लैंग्वेज वॉज कंफ्यूजिंग. नाउ द एनर्जी E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. हमें E1 and E2 की वैल्यू दी है. The relation between their wavelength, हमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के रिलेशन को बताना है. तो हम जानते हैं, हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर E इज इक्वल टू एच म्यू. तो म्यू को क्या रख देते हैं, C बाय लैम्डा. तो फॉर्मूला क्या बनता है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. फॉर्मूला रिवाइज्ड. अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा. तो देखते हैं, हमें दो एनर्जी दी है, एक 25 दी है और 50 दी है. तो E1 और E2 का रेशियो हमने लिख दिया 25:50. एच सी अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन एच सी. तो हमारा एच सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. 25 2 ज़ा 50, तो 1/2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1. ये आ गया हमारा रिलेशन. और कैसा, लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2. आंसर विल बी ऑप्शन सी. कितने लोगों ने सी मार्क करा, टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो. नाउ द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज गिवन एज ई नॉट. द रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स ऑन मेटल. द काइनेटिक एनर्जी इज, हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी दी है और रेडिएशन ऑफ एनर्जी हमें ई है, और तो काइनेटिक एनर्जी बताना है. ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक्स है, थोड़ा सा सवाल है ये. तो उसकी इक्वेशन अगर आपको याद हो तो क्या थी हमारा, ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. ठीक है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. तो E हमारा क्या है, रेडिएशन एनर्जी. ई नॉट क्या है हमारा, थ्रेशोल्ड एनर्जी. क्या है ये, थ्रेशोल्ड एनर्जी. यहाँ लिख देते हैं थ्रेशोल्ड. तो E माइनस ई नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, C. B नहीं जाएगा, ई नॉट माइनस ई है B. C हमारा क्या है, E माइनस ई नॉट. बेस्ड ऑन इक्वेशन E is equal to, next question, is equal to minus 2.178 into 10 की पावर minus 18 z square upon n square. E की इक्वेशन दी है. Certain conclusions are given, are written. Which of them is not correct? Again not correct पूछ रहा है हमसे. The larger the value of n, द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस. यस, जितना बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही बड़ा हमारा रेडियस होगा. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें नॉट करेक्ट वाला बताना है. इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट. ठीक है, सी वाला भी देख लेते हैं. फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर नेगेटिव एनर्जी दैन इट हैज़ फॉर n इज इक्वल टू 6. हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए इलेक्ट्रॉन के पास मोर नेगेटिव एनर्जी होगी than it does for n is equal to 6, which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit. No, हम जानते हैं जितना पास जो है न्यूक्लियस से शेल होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके जितना पास शेल होगा, तो पास वाला कौन सा होगा, 1s होगा, है ना, और 6 वाला तो दूर होगा. तो जितना पास न्यूक्लियस के वो शेल होगा उतना ही पास जो है न्यूक्लियस क्या करेगा, उसके ऊपर अट्रैक्शन लगाएगा. जितना पास है उतना ज़्यादा न्यूक्लियस अपने जेड इफेक्टिव से उसको खींचेगा. तो क्या वो लूजली बाउंड होगा, नहीं, वो टाइटली बाउंड होगा. तो यहाँ तक तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर नेगेटिव एनर्जी दैन इट हैज़ फॉर n इज इक्वल टू 6, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट. स्मॉलेस्ट ऑर्बिट कौन सी होगी, 1 वाली होगी और 6 वाली बड़ी होगी. तो स्मॉलेस्ट वाली जो सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंड होगी ना, तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, तो हमारा आंसर क्या चला गया, सी चला गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. बी वाले में क्या कहता है, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी. हाँ, बिल्कुल ठीक बात है. जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप कर रहा था, जैसे हमने अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था कि एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में जंप कर रहा था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था. तो यही तो क्वेश्चन यहाँ पर भी कह रहा है. क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला दिया है हमें, यहाँ पे जूल्स में दिया है ना, तो ये वाला फॉर्मूला दिया है हमें, और हमसे क्या कह रहा है कि ये वाला फॉर्मूला क्या इसके लिए वैलिड है. जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करे तो हम क्या एनर्जी निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं. अभी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली भी थी. ठीक है, फिर डी
डी ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं। द नेगेटिव साइन जो है इन इक्वेशन ये बता रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर दैन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा क्या चला गया? सी, विच इज नॉट करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, सेवेंथ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक इन अ ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें से पूछ रहा है कि ये जो हमने 4 ट्रांजिशन दिए हैं इसमें लार्जेस्ट एनर्जी कौन सी लगेगी, किस ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो जाके ट्रांजिशन होगा। 1 to 2, तो देखो मैंने ये कर रखा है यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 to 2 लगाओगे। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा दिया था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे ही तो करा था, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा था वो, तो 1 अपॉन तो -13.6 इंटू जेड तो कांस्टेंट रहा, जेड स्क्वायर, तो खाली चेंज क्या हो रहा है, n की वैल्यू चेंज हो रही है। तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 3/4 आ रहा है। सेकंड ऑप्शन को कैलकुलेट करके देख लो तो कितना आ रहा है? 5/36 आ रहा है। थर्ड वाले ऑप्शन को कैलकुलेट करके देख लो तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 1 आएगा आंसर यहाँ पे। और फोर्थ वाले का क्या हो गया? 1/9 माइनस 1/25, 16/25 आ गया। तो अगर यहाँ पे देखो तो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में लग रही है? 1 इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑफ कोर्स ये बात है, सारे फ्रैक्शन 1 से तो छोटे ही है ना यहाँ पे, है ना। तो 1 इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग यूज्ड। तो आंसर हमारा क्या चला गया? सी। अब इसका एक और मेथड बताती हूँ। यहाँ पे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेट करना पड़ा। अगर याद हो, हम लाइमन और बाल्मर सीरीज में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल लेते थे। तो फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा होता है, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो अगर ये याद रखो, या ये याद हो तुम्हें कि हम जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालते थे तो क्या करते थे हम, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालते थे तो क्या करते थे? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालते थे तो हम n1 की वैल्यू तो वो रखते थे जो सीरीज़ की, मान लो लाइमन सीरीज़ की निकालनी है तो n1 की वैल्यू क्या रखोगे? 1। और हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो क्या कर दोगे? इन्फिनिटी रख दोगे, है ना। तो अगर लैम्डा सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। लैम्डा सबसे ज़्यादा तो एनर्जी सबसे कम। पर हमसे तो यहाँ पूछ रहा है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। तो अगर एनर्जी लार्जेस्ट है मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो लैम्डा सबसे कम होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करते थे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम n2 की वैल्यू कितनी रखते थे? इन्फिनिटी रखते थे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करते थे? द नेक्स्ट इंटीजर ऑफ दैट सीरीज। मान लो बाल्मर सीरीज की निकालनी है, बाल्मर स्टार्ट होती है 2 से, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में क्या करते थे? n2 की वैल्यू 3 रख देते थे। लाइमन की निकालनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए तो n1 की वैल्यू तो 1 होगी ऑफ कोर्स, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है मान लो बाल्मर सीरीज के लिए तो क्या करते थे? n1 की वैल्यू 2 वो तो फिक्स है, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये वाली हमारी कौन सा दिया हुआ है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है। क्या दिया? सॉरी, यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है हमारा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। तो डायरेक्ट आंसर आ गया सी। ये सब इतना सारा निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर देखते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 6 × 10⁻15 सेकेंड पर सेकेंड। इट्स वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी दी है, वेव नंबर पूछ रहा है। हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। v कितना हो जाएगा? जब कुछ नहीं दिया तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ले लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दी है 6 × 10⁻15, 6 × 10⁻15 दी है, यहाँ माइनस गलती से लग गया है, 10⁻15 दी है और हमें लैम्डा निकालना है। तो हम लैम्डा निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 3 × 10⁸ अपॉन 6 × 10⁻15। अब हमसे क्या पूछा है? वेव नंबर। वेव नंबर कैसे सिंबल रिप्रेजेंट होता था? ऐसे, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसका उल्टा कर दो, 6 × 10⁻15 अपॉन 3 × 10⁸। तो कितना आ जाएगा? 3 2 = 6 और ये आ जाएगा हमारा 7, 15 - 8 7। तो हमारा कितना आ जाएगा? पर मीटर। सेंटीमीटर वाला आंसर नहीं जाएगा क्योंकि हमने जो फ्रीक्वेंसी रखी है वो भी SI यूनिट में रखी है, हमने जो स्पीड ऑफ लाइट रखी है वो भी मीटर पर सेकंड में रखी है, मतलब सब कुछ SI यूनिट में चल रहा है। तो आंसर भी मीटर में जाएगा, सेंटीमीटर में नहीं जाएगा। गलती से ऑप्शन सी मत मार्क कर देना, ऑप्शन विल बी बी।
An electron of hydrogen returns from the excited state to the ground state in one or more step, showing 10 emission lines. How many belongs to the visible region? वो पूछ रहा है कितनी लाइन्स विजिबल रीजन को बिलोंग करती हैं. टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स नहीं पूछी है, ये पूछा है दैट हाउ मेनी लाइन्स बिलोंग टू द विजिबल रीजन. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स का इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1/2 होता था. तो हमें टोटल स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी दी है 10 दी है. इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 20 इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. अब देखो ये आया हमारा 20. तो ये बताओ कि यहाँ पे देखो लॉजिकल अपना एप्टीट्यूड यूज़ करो. यहाँ पे ये बताओ कि हम दो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 20 आ जाए. 4 और 5 है. अब तुम कहोगे कि 10 और 2 भी तो है, 10 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो भी तो 20 आएगा. तो ये देखो यहाँ पे क्या कंडीशन लग रही है. हमने 4 और 5 को क्यों लिया, n2 माइनस n1 को हमने 4 लिया, तो n2 माइनस n1 प्लस 1 को क्या लेंगे 5 लेंगे. क्यों, क्योंकि n2 माइनस n1 प्लस 1 मतलब 5, मतलब 4 में प्लस 1 ऐड करोगे तो 5 आएगा. 10 में प्लस 1 ऐड करोगे तो क्या 2 आएगा, नहीं आएगा ना. तो ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हुई नहीं. भले ही 10 इंटू 2 20 होता है, पर प्लस 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. यहाँ पे n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 प्लस 1 में दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि 4 और 5 का प्रोडक्ट भी 20 होता है और 4 प्लस 1 भी 5 होता है. तो दोनों कंडीशन आर सेटिस्फाइड. तो हमारा n2 माइनस n1 की वैल्यू क्या हो गई 4 और n2 माइनस n1 प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई. अब हमसे पूछा है हाउ मेनी बिलोंग्स टू द विजिबल रीजन. अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन किसमें से किसमें हो रहा है 5 to 1 में हो रहा है. यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर लिख देते हैं. यहाँ पे ट्रांजिशन किससे हो रहा है 5 to 1 का ट्रांजिशन हो रहा है. किसका ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे 5 to 1 का ट्रांजिशन हो रहा है. तो अब हमें ये बताओ कि यहाँ पे पूछा है विजिबल रीजन में. विजिबल रीजन में क्या होता है, विजिबल रीजन क्या होता है बाल्मर सीरीज होता है, लाइमन अल्ट्रावायलेट होता है. बाल्मर क्या होता है विजिबल रीजन होता है. तो विजिबल रीजन के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता चल गया कि n2 की वैल्यू हमारी 5 आएगी. तो n2 माइनस n1 मतलब 5 माइनस 2 विल गिव यू 3. तो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी होगी 3 होगी. 5 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 3 होगी, क्योंकि हमें सिर्फ विजिबल रीजन का पूछा है. 5 मत मार्क करना बिकॉज दैट्स नॉट ऑफ विजिबल रीजन, वो तो कलेक्टिव लाइन्स हैं, हमें तो सिर्फ विजिबल रीजन की पूछी थी. ठीक है. द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स 10th क्वेश्चन इन बाल्मर सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 7th टू द फर्स्ट ऑर्बिट. 7 टू द फर्स्ट ऑर्बिट जब जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितना होगा. तो अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे n2 माइनस n1 प्लस 1/2. तो 7 माइनस 1 प्लस 1/2. ठीक है. तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कर देते हैं 6 इंटू, ये कितना आएगा 7 माइनस 1 और -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे तो 7/2. तो कितना आ जाएगा 42/2 दैट विल बी 21. तो आंसर क्या लगा दे 21 नहीं. क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ो, आंसर 21 नहीं होगा. बाल्मर सीरीज में पूछा है, सिर्फ और सिर्फ किस में पूछा है बाल्मर सीरीज में पूछा है. तो हमें क्या करना होगा, हमने ये जितना भी काम करा वो सब कुछ किसी यूज़ का नहीं था, वो सब कुछ किसी यूज़ का नहीं था. जब भी इंडिविजुअल सीरीज हमसे टोटल नहीं पूछी थी, याद करो उसमें बताया है पिछले वाले लेक्चर में कि जब भी हमें इंडिविजुअल सीरीज की कोई लाइन्स निकालनी हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं n2 माइनस n1 लगाते हैं. ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा. फॉर्मूला क्या लगेगा n2 माइनस n1. n2 दिया है जो कि है 7 माइनस बाल्मर के लिए कितना होता है n1 2 होता है. तो 7 माइनस 2 5. आंसर इज 5. ठीक है. तो ये आंसर हमारा गलत है, 21 इज रॉन्ग. नाउ अब हम आते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ. यहाँ पे क्या पूछा है हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हीलियम आयन विल बी. मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज फॉर हीलियम आयन के लिए पूछा है, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है. तो क्या लगाओगे 1/λ इज इक्वल टू r z². z की वैल्यू कितनी रखोगे, हीलियम के लिए कितनी होती है 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. 1/n1 का स्क्वायर. तो मैक्सिमम वेवलेंथ जब पूछा है हमसे तो n1 का स्क्वायर लाइमन सीरीज के लिए 1 का स्क्वायर और मैक्सिमम पूछा है तो 1/2 का स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा 1/λ
r इंटू 4, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 3r और लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3r। आंसर विल बी 1 अपॉन 3r। रिवर्स करना कुछ लोग यहाँ पे भूल जाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग 3r को आंसर मार्क कर देंगे, पर वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि तुमने रिवर्स नहीं करा। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 3r है, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालनी थी। इफ काइनेटिक एनर्जी 12th क्वेश्चन ऑफ अ प्रोटॉन इज इंक्रीज्ड 9 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद इट। हमने पढ़ा है डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसिस दिया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी। पी को और क्या लिख सकते हैं, √2m के ई। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में मोमेंटम को क्या लिखते हैं, √2m के ई लिखते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हमें कितने टाइम्स इंक्रीज करा है, 9 टाइम्स, 2m इंटू 9k, तो कितना आ जाएगा, ये है हमारा h है, यहाँ पे आ जाएगा h, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा h बाय 3। ये सब तो 2m और k तो कांस्टेंट है, तो हमारा 9 को कितने में कन्वर्ट कर दोगे, √9 इज 3, तो हमारा कितना आया, h बाय 3 आया। तो हमारा लैम्डा कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। लैम्डा हमारा कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो जाएगा। लैम्डा इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। Okay, now the 13th question. The de Broglie wavelength of a particle with mass 1 gram, velocity 100 meter per second. हमें de Broglie wavelength निकालनी है। Again lambda is equals to h by p. h की वैल्यू कितनी होती है, कलर चेंज कर लेते हैं। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, दिस इज द वैल्यू ऑफ h। और हमें मास कितना दिया है, 1 ग्राम, तो क्या 1 लिख देंगे, नहीं, मास केजी में रखेंगे। जब सब कुछ SI में रख रहे तो मास भी केजी में रखेंगे, ये मत भूलना। तो इंटू 10 की पावर माइनस 3 कर देंगे, और वेलोसिटी तो हमें 100 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन माइनस 3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऊपर जाके ये -1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये -1 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, -33। तो आंसर क्या चला जाएगा, हमारा ऑप्शन सी चला जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 14th, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 6th ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता था, NH/2π होता था। अब यहाँ पे याद रखना NH/2π होता है, यहाँ पे 4π नहीं होता है, NH/2π होता है। तो 6th ऑर्बिट में निकालना है NH/2π, तो 2 3 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3h/π। ईजी बट कंफ्यूजिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 रख देते हैं कुछ लोग। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट अपॉन 0.001% विल बी। अब अच्छा क्वेश्चन है, और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखते हैं हम। तो देखो हमें क्या दिया है, वेलोसिटी के लिए दिया है। सबसे पहले वेलोसिटी के लिए हमें कितना दिया है, कितने % एक्यूरेसी है, 0.001% की एक्यूरेसी है, और वेलोसिटी कितनी दी है, 300। तो हम इसको निकाल लेते हैं। 0.001% की एक्यूरेसी हमें दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये हमारे 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -3, डेल्टा भी कितना आ गया, 3 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है, हमें डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा p को क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा v। m की वैल्यू कितनी दी है, 9.1, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31। v की वैल्यू कितनी आई, 3 इंटू 10 की पावर -3। और अगर याद हो, मेरा पिछला लेक्चर देखा हो अगर आपने, तो h/4π की वैल्यू मैंने याद कराई थी। क्यों, क्योंकि बार बार तुम्हें निकालना पड़ेगा। अगर तुमको नहीं याद है तो निकालो भाई, कैलकुलेशन करो। 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, 0.529 इंटू 10 की पावर -34, ये होती है हमारी h/4π की वैल्यू। हमें डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट डेल्टा x। हमारा डेल्टा x निकाल लेंगे हम। डेल्टा x कितना आएगा, 0.529 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3। अब पहले पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर हमारी कितनी आएगी, ये सारी पावर तो कैंसिल हो रही है, देखो -31 प्लस -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, -34, -34 और -34 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, 0.529 अपॉन 9.1 इंटू 3। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 0.529 अपॉन
इसको कर दो हम 3 1 ज़ा 3 और 9 3 ज़ा 27, ये हो जाएगा। डेसिमल हटाओगे, एक डेसिमल हटा, 2 ज़ीरो लगाए, नीचे 3 ज़ीरो लगेंगे, एक से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फ्रैक्शन बना हमारा 529/27300, ये आया। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम, तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी, तो 27300 और 529, तो ये पहले तो ज़ीरो टाइम्स जाएगा, तो 529 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ज़ीरो लगेगा। अब ये 2 टाइम्स तो मुझे नहीं लगता जाएगा, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और लगेगा अभी। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट है, फिर से नहीं जाएगा ये, एक ज़ीरो और लगाएंगे, तो ये अगेन ज़ीरो, 5290। अब एक डेसिमल लगा है तो एक ज़ीरो और ऊपर से बुला लेते हैं, तो यहाँ पे कितने बार चला जाएगा, 1 टाइम्स चला जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं। अब देखो 1 टाइम्स जा रहा है तो ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे 1 आ ही नहीं रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता, 1 आ ही नहीं रहा है, बचा बी और डी में से कोई ऑप्शन होगा। तो हम देखते हैं हमारा कितना आ रहा है, 0.01 आ रहा है, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके आगे 9 लगा देते हैं, क्योंकि 9 हमें ऑप्शन में दिया ही हुआ है, क्योंकि हमें पता है खाली बी और डी में से ही कोई ऑप्शन बचा है। अब तो 0.019 हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें डेसिमल प्लेस शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से एक डेसिमल शिफ्ट किया, यहाँ से एक डेसिमल शिफ्ट किया, तो हमारा कितना लग जाएगा, 10 की पावर -2 लग जाएगा। तो 1.9 × 10 की पावर -2 विल बी योर आंसर। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऐसे कैलकुलेशन को अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये क्वेश्चन। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम बिकम इक्वल देन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और मोमेंटम अगर इक्वल हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी हमारी। तो देखो पोजिशन और मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा v लिखते हैं, ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू h/4π। तो यहाँ पे हम m² × डेल्टा v लिख देते हैं, डेल्टा v का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। क्यों, क्योंकि डेल्टा x और डेल्टा p इक्वल है ना, तो डेल्टा x को m डेल्टा v भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम इक्वल है, तो दोनों को मोमेंटम मान लो, है ना, यहाँ पे दोनों को मोमेंटम मान लो, ऐसे लिख लो, डेल्टा p × डेल्टा p ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π, क्योंकि पोजीशन एंड मोमेंटम इक्वल दिए हैं तो दोनों को इक्वल कर लिया। m डेल्टा v इज मोमेंटम, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, हमें डेल्टा v की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा v इज इक्वल्स टू h/4π m का स्क्वायर, और डेल्टा v से क्या, अगर स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, अगर ये रूट लगेगा तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा v ग्रेटर दैन इक्वल टू h/, ये आ जाएगा, m बाहर निकल आएगा, 1/2m, और पाई जो है रूट के अंदर आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, h/π रूट के अंदर आ जाएगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट, दिस फर्स्ट विल बी योर आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट तक जा रहा है, तो एनर्जी इज रिलीज्ड, एब्जॉर्ब्ड, नो चेंज, रेडिएट। एनर्जी इज ऑफकोर्स एब्जॉर्ब्ड। लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट जाएगा तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, हाई से लो आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। द बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम इज अप्रॉक्सीमेटली 0.53, द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हमें हाइड्रोजन एटम के लिए 0.53 दिया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखा हो तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है, 0.53 × n²/z। एक्साइटेड स्टेट है तो नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, 0.53 × 2 का स्क्वायर करोगे, और z तो 1 हो जाएगा, तो 4 × 0.53, ये आ जाएगा हमारा 2.12। The radius of hydrogen atom in the ground state at 0.53, the radius of lithium in the similar state। हाइड्रोजन का दिया, लिथियम का पूछा, तो अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, r इज इक्वल्स टू 0.53 × n²। जब हमें n की वैल्यू दी नहीं है, ऑर्बिट नहीं दिया है हमें, तो 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर अपॉन z कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 1 × 3 3 है ना, तो ये आ जाएगा 7, 0.17। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। Velocity of electron moving in the third orbit of helium is v, velocity of electron in the second orbit। थर्ड ऑर्बिट की v है, सेकंड ऑर्बिट की बतानी है, तो हमें पता है ऑर्बिट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होता है। तो हीलियम के लिए हमें दी है, तो v1/v2 कर लेते हैं। हीलियम के लिए क्या दिया है हमें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 अपॉन n के लिए कितनी दी है,
थर्ड ऑर्बिट। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम कितना दिया है हमें, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम दिया है हमें, निकालनी है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले हम z की वैल्यू रख देंगे। z की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। और n की वैल्यू हमें सेकेंड ऑर्बिट में निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3। तो ये कितना आ जाएगा, 4/9 इज इक्वल्स टू V1/V2। और हमें V हमें दिया ही हुआ है, हीलियम की हमें दी हुई है, तो V2 इज इक्वल्स टू 9V/4। दिस विल बी योर आंसर। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। Now, with the increasing principal quantum number, energy difference between adjacent energy level in the atoms। अगर जब हम क्वांटम नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी इज इक्वल्स टू Z²/n²। तो क्या होता है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N, तो क्या आंसर चला जाएगा, डिक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज हुई तो N डिक्रीज, N इंक्रीज हुआ तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर याद हो तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक के लिए ऐसा नहीं होता, तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाता है। यहाँ पे अगर यूनी इलेक्ट्रॉनिक लिखा होता तो आंसर ये डिक्रीज ना जाता, फिर तो इंक्रीज जाता, बिकॉज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछा है, यूनी इलेक्ट्रॉनिक का कहीं नाम मेंशन नहीं करा। यूनी इलेक्ट्रॉनिक मेंशन करेगा तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी बतानी, पोटेंशियल एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। तो आंसर मैंने पहले लिख रखा था, दिख गया होगा आपको। चलो कोई बात नहीं, -3.02/2 कर देते हैं, ये हमें रिलेशन पता है ना। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है, -3.02 कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी बतानी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, माइनस का साइन दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 2 1 2 और 1 पॉइंट यहाँ से कैरी ओवर चला जाएगा, तो 2 5 10 और 1.51 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1.51 प्लस का। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। कौन सी ऑर्बिटल्स जो है इस क्वांटम नंबर से आइडेंटिफाई करी जा सकती हैं। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे क्वांटम नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखो, n की वैल्यू 3 दी है, l की वैल्यू 1 दी है, m की वैल्यू 0 दी है, सिस्टमैटिकली लिख लो। अब हमसे पूछा है कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। अब एक बात बताओ, जो हमारी l की वैल्यू होती है वो स्पेसिफिक है हमारी, है ना। एल की वैल्यू अगर याद हो तो एन से एक कम होती है। अगर एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 1 दी है। एम की वैल्यू कितनी दी है, 0 दी है। तो हमारा एक ही ऑर्बिट तो इससे आइडेंटिफाई हुई, सिर्फ एक ऑर्बिट। क्यों, आंसर विल बी 1। क्यों आंसर 1 गया, क्योंकि एक ही ऑर्बिट। देखो अगर तुम इसको बना के भी देख लो तो मान लो 3s, ये हमारा क्या बता रहा है, 3s को बता रहा है, नहीं एस नहीं बता रहा है ये, 1 मिनट रुको, 3p बता रहा है। क्यों, क्योंकि अगर याद हो SPDF 0 1 2 3, 1 किसके लिए आता है, p के लिए आता है। तो ये हमारा 3p को बता रहा है। और p की भी 3 ऑर्बिटल होती हैं, p में याद है 3 ऑर्बिटल होती हैं। p को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, 3 ऑर्बिटल बनाते हैं p में px py और pz। और तो इसने हमें कौन सी बताई है, 0। m को भी स्पेसिफाई कर दिया कि m 0 होगा। अगर ये ऐसे लिख देता, m को अगर मान लो -1 0 और 1 तीनों लिख देता, यहाँ पे मान लो -1 भी लिखा होता, 0 भी लिखा होता, 1 भी लिखा होता, तो तीन आंसर जाता, तो आंसर 3 जाता। पर यहाँ पे इसने स्पेसिफिक n की वैल्यू दी है, m की वैल्यू दी है। तो m की वैल्यू स्पेसिफिक क्या है, 0। 0 कौन सी ऑर्बिटल को रेफर कर रही है, खाली एक ऑर्बिटल को। ऐसे डब्बे बना के देख लिया करो, 0 किसको रेफर कर रही है, खाली एक ऑर्बिटल को। तो आंसर क्या जाएगा, 1। नाउ द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए। नहीं आती तो आप पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देख लो, मैंने बताया है कैसे लिखते हैं, S SP SP SDP S। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, ठीक है। हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 5s1 में जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से। तो 5 n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, 6 वाला तो आंसर जाएगा ही नहीं, ठीक है। s की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। m की वैल्यू कितनी होगी,
हमारी m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि देखो L की वैल्यू तो हमें पता है S P D F, S के लिए तो 0 होती है, तो L की वैल्यू तो 0 हो गई। S के लिए भी तो M की वैल्यू 0 होगी। S में कितनी ऑर्बिटल होती है? एक ही ऑर्बिटल तो होती है S में, 3 ऑर्बिटल तो होती नहीं है P की तरह कि हम -1 0 और 1 लिखें। S में तो एक ही ऑर्बिटल होती है, तो ऑफकोर्स सी बात है 0 ही जाएगा। तो दूसरा भी ऑप्शन क्या जाएगा? 0 जाएगा। और कौन से स्पिनिंग स्टेट में? हाफ स्पिनिंग स्टेट में। ठीक है, तो आंसर विल बी 1। यहाँ पे कुछ लोगों को M में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये N, L और M और S की वैल्यूज़ दी हैं, तो तुम्हें M में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आपने 1 वाला आंसर मार्क क्यों नहीं करा। लेकिन ये भी तो सोचो, S में खाली एक ही ऑर्बिटल होती है, P में 3 होती हैं, D में 5 होती हैं, F में हमारे जो है 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 7 ऑर्बिटल होती हैं F में, पर S में तो सिर्फ एक ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल को 0 ही तो बोलोगे, 1 तो बोल नहीं दो, क्योंकि शुरुआत तो हमारी 0 से होती काउंटिंग की, है ना। फिर 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। पॉसिबल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर पूछे हैं हमसे। तो देखो, क्या S की वैल्यू -2 पॉसिबल है? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। S की वैल्यू -2 हो सकती नहीं, खाली +½ और -½ हो सकती, गलत हो गया। N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 4 है, क्या N की वैल्यू और L की वैल्यू कभी इक्वल हो सकती? नहीं, बिकॉज L इज ऑलवेज इक्वल टू लेस दैन N, N-1, L इज इक्वल टू N-1, मतलब L अगर N की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू सिर्फ 3 तक हो सकती है, 0 1 2 3, तो L की वैल्यू 4 कैसे दे दी? अगेन रॉन्ग। N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3, M इज इक्वल टू -3 एंड S इज इक्वल्स टू ½ और फोर्थ ऑप्शन है N4 L0 M0 S0, S0 हो सकता है क्या कभी? नहीं, तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी, सारी वैल्यूज करेक्ट हैं। हाउ मेनी 3D इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव S इज इक्वल्स टू -½ D में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 5 ऑर्बिटल होती हैं। D में कितनी ऑर्बिटल होती है? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें हंड्स रूल के अकॉर्डिंग, सारे ऑर्बिटल को हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब पेयरिंग को स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग यहाँ से हमारी शुरू हो जाएगी। एक मिनट, दूसरे कलर से बनाते हैं इसको। पेयरिंग शुरू हो जाएगी यहाँ से, ये हमारी शुरू हुई पेयरिंग। तो इसने पूछा -½ मतलब खाली एक -½ +½ खाली एक ही, -½ एक स्पिनिंग स्टेट है, +½ दूसरी स्पिनिंग स्टेट है। इसने तो हमें खाली -½ वाली पूछी है, तो -½ के लिए खाली 5 ही इलेक्ट्रॉन तो हुए, जो बाकी के जो मैंने ग्रीन से बनाए हैं वो तो +½ वाले हो गए, है ना। तो आंसर कितना चला जाएगा? 5 चला जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन एक स्पिन के हैं और बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पिन के हैं। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये वाला क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? आपका N+L रूल से सॉल्व होगा। N+L रूल को आप लगाओ और अगर N+ रूल का टाई हो जाए, मतलब सेम वैल्यू आ जाए, तो किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी? जिसकी N की वैल्यू ज़्यादा होगी। नहीं आता पिछले वाला पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर जाके देखो, डिटेल में एक एक चीज़ बताई है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द 4 क्वांटम नंबर इज इनकरेक्ट। 4 क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? N गिव्स, इनकरेक्ट पूछा है, याद रखना। N गिव्स द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। L शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ पिछले वाले लेक्चर में बताया है। M गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल और S गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन, बिल्कुल सही बात है। S डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग बताता है। क्या M एनर्जी बताता है? नहीं, M ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता था। तो आंसर क्या चला जाएगा? M, क्योंकि दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 29, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड्स रूल आर वायलेटेड। ऐसा डायग्राम बताओ जिसमें पॉली और हंड दोनों वायलेट हो रहे हो। पॉली क्या कहता था और हंड क्या कहता था? हंड ये कहता था हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जब तक किसी ऑर्बिटल में सारी ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भर नहीं जाएंगी तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने ऐसे ऐसे भर रहे हो, है ना, ये गलत है, ये वाला सही है। जब पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो फिर पेयरिंग स्टार्ट करो। और पॉली क्या कहता था कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 सेम स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ये देखो दोनों सेम स्पिन के हैं, +½ या फिर -½ कुछ भी कह लो, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकता।
होता तो पॉली क्या कहता था कि हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का जो है हेड कभी सेम स्पिनिंग स्टेट में नहीं हो सकता। तो हंट्स रूल और पॉलीज रूल किस में वायलेट हो रहे हैं? देखो ऑप्शन डी, देखो यहाँ पे देखो पेयरिंग हुई नहीं है अभी, सॉरी सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन अभी गया नहीं है, ये वाले ऑर्बिटल खाली है, पेयरिंग पहले ही स्टार्ट कर दी और पॉली को भी वायलेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिनिंग हेड के हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन डी चला जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला है 4l+2 का, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, सारे फॉर्मूलाज को डायरेक्ट मैंने लिखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन सबशेल निकालते हैं, कैसे ऑर्बिटल का नंबर निकालते हैं, सारे फॉर्मूलाज पिछले वाले लेक्चर में बताए हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 4s एंड 3p, रेडियल नोड्स बताने, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता था? n-l-1 होता है। तो n कितना दिया है? 4s के लिए निकालते हैं पहले, 4n कितना आ गया? 4l कितना हो गया? 0 और -1, 4 - 1 कितना हुआ? 3, 3p के लिए निकालते हैं तो n-l-1, n कितना है? 3, l कितना है? 1 -1, 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1, तो आंसर क्या चला जाएगा? 3 and 1 रिस्पेक्टिवली, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। विच इज़ द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मैंने ग्राफ्स भी बनवाए हैं पिछले वाले लेक्चर में, जाके देखना सारे ग्राफ्स बने हुए हैं। तो हमने क्या बताया था? इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी का नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी का जो है इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है ये ग्राफ। और काइनेटिक नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये दोनों ग्राफ बिल्कुल सही हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? नहीं करती है। तो ये हमारे क्या पूछा? करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा है, तो करेक्ट कौन से हो गए? सेकंड और फोर्थ हो गए। और थर्ड वाला तो अभी मैंने बताया, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है, इस ग्राफ को ऐसा होना चाहिए था, तो इसने गलत ग्राफ बनाया है, तो थर्ड वाला तो इनकरेक्ट ऑप्शन है, सेकंड और फोर्थ ही करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय द बोर इलेक्ट्रॉन इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ इट्स थर्ड ऑर्बिट। याद हो तो मैंने बताया है नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर ये चीज़ नहीं पता होगी तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा हमारा? 3, थर्ड ऑर्बिट और वेव पूछी है, तो नंबर ऑफ वेव इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। इतना बेसिक था, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, इसीलिए सारे फॉर्मूलाज को एक बार एंड में समेटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, और इसीलिए मैंने पिछला वाला लेक्चर बनाया है, तो उसको जाके देख लेना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक इट, डू क्लिक ऑन द like button, and if you haven't subscribed to my channel then do subscribe it, more of useful content is coming for you all. So thank you and thank you so much, bye bye, and do tell me in the comments down below how did you like the session. Thank you.